तो चलिए दोस्तों, आज की तैयारी शुरू करते हैं सीयूईटी की एसआरसीसी की तैयारी। ठीक है, अब जैसे कि अब तुम अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें तुम्हारे 12th कोर्स के साथ ही पूरी तैयारी करा दूंगा विद सैंपल पेपर, है ना, जो सीयूईटी में बिजनेस स्टडीज डोमेन में आता है। यानी कि तुम्हें डोमेन की कोचिंग लेने की जरूरत, अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें सीयूईटी की तैयारी करनी है तो जो मेंस होते हैं ना, जीके, उन सब वगैरह की तुम कोचिंग ले सकते हो, पर तुम्हें डोमेन की कोचिंग लेने की अलग से जरूरत नहीं है। तो तुम साथ साथ तैयार करते चलेंगे साथ साथ। तो जितने ज्यादा एमसीक्यू करेंगे, जितनी वैरायटी के एमसीक्यू हम करेंगे, तो कुछ एमसीक्यू जैसे मैं तुम्हें बहुत सारे कराऊंगा आज ही, है ना, इस तरीके से क्लास में हम करेंगे। साथ साथ जो भी तुम्हारे टेस्ट में लूंगा, उन टेस्ट में भी क्या होगा तुम्हारे पास, बोलो, एमसीक्यू होंगे। तो जितने ज्यादा एमसीक्यू की वैरायटी हमारे पास होगी, उतने ज्यादा हम सीयूईटी के लिए एलिजिबल होंगे। तो आज हम सर तैयारी करने वाले हैं सीयूईटी में चैप्टर नंबर 1 की, है ना। तो अगर तुम मुझसे पूछो सर सीयूईटी और बोर्ड्स के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में चैप्टर नंबर 1 में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चैप्टर 2 में भी कोई डिफरेंस नहीं है। चैप्टर 3 में बोर्ड में एक टॉपिक नहीं है, पर सीयूईटी में वो टॉपिक है। और सीयूईटी में एक चैप्टर ही ऐसा है कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में 12 चैप्टर आते हैं, सीयूईटी में 13 आते हैं। और वो चैप्टर होता है एंटरप्रेन्योरशिप। कौन सा? एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 12th में नहीं है, पर सीयूईटी में। तो हम उसको भी साथ में कवर कर लेंगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमें एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना है ना, और एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे सीयूईटी में एक्स्ट्रा मिलेंगे हमें। लेकिन फिलहाल तुम्हें पता लग गई बात कि सर चैप्टर नंबर 1 में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग से हो। ठीक है, सेम है। तो चैप्टर नंबर 1 में पहले हमने सीखा था इफेक्टिवनेस। ऑनलाइन वाले बच्चे साथ साथ नोट करते जाएंगे। और क्या सीखा था? एफिशिएंसी। इफेक्टिव किस पे स्ट्रेस आया? टी। यानी इफेक्टिवनेस के तुम्हें जितने भी सीक्रेट वर्ड लिखाए थे, उसमें मेन सीक्रेट वर्ड टाइम से था। टाइम पे हो जाए, ढंग से हो जाए, है ना। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट। और कॉस्ट को हम क्या बोलते थे? मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट, या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर हमने अगला टॉपिक सीखा था कैरेक्टरिस्टिक। क्या सीखे थे? फीचर्स। फीचर्स का कोड मैंने तुम्हें क्या बताया था? आई लव मैकडी पर कौन सा बर्गर? एग की तीनों बातें कैपिटल लेटर में थी, एग बर्गर। याद आ गई होंगी बातें, है ना, तुमने कॉपी में नोट भी किया है। आई से इंटेंजिबल, ठीक है ना, एम से मल्टी डायमेंशनल, डी से डायनामिक, पी से परवेसिव, ई से इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, बैलेंस, जी से ग्रुप एक्टिविटी, जी से ग्रुप गोल, और बी से, है ना, बैलेंस बिहेवियर, है ना, इन्फ्लुएंस बिहेवियर। इस तरीके से हमने पढ़ लिया था ना। फिर हमने पढ़े थे सर इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में एक शेर व शायरी सी थी, है ना, राइट। हाँ, दर्द जिगर सांसे हथेली पर, है ना, दर्द जिगर डीडीजी सांसे हथेली पर, एसएसटी, है ना, कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा था। फिर हमने चैप्टर 1 का अगला मुद्दा पढ़ा था नेचर। क्या पढ़ा था? नेचर में आती है 3 चीजें। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, जिसका कोड ही क्या था? आर्ट। क्या था की बात? आर्ट का कोड ही क्या था? आर्ट। फिर हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एज साइंस। साइंस का कोड क्या याद किया था? बोलो, प्योर। चांटे बच जाएंगे तुम्हारे, होश में बता मत देना मुझे, है ना, राइट। पी से प्रैक्टिस, यू से यूनिवर्सल वैलिडिटी, आर से रिप्लिकेशन, ई से एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने पढ़ा था यस, मैनेजमेंट इज इक्वल टू आर्ट। याद आई बात? तीनों करेक्टर पूरे होते थे, ये भी, ये भी, ये भी। इसमें हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस। ना ही वो साइंस है ये कहना सही है, ना साइंस नहीं है ये भी कहना सही नहीं है। एक चरित्र हमारा लगता है, कौन सा सर? प्रिंसिपल ऑफ बुक्स वाला, ये वाला लगता है, प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये नहीं लगता मैनेजमेंट पे, ये नहीं लगता मैनेजमेंट पे, ये नहीं लगता मैनेजमेंट पे। फिर हमने क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। प्रोफेशन का कोड क्या पढ़ा था? बियर्स, भालू। बी से क्या बनता? बुक्स, तो बुक्स, हाँ, बॉडी ऑफ नॉलेज। ई से एंट्रेंस, देखना ई से क्या था? ए से, आर से, और एस से था सर्विस। ए से एसोसिएशन, ये नहीं था। ई से एंट्रेंस एग्जाम,
अच्छा एथिक्स, एथिक्स, हाँ एथिक्स भी नहीं था। आर से रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये भी नहीं था। और एस से सेवा, इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया था? मैनेजमेंट इज प्रोफेशन? नो, मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लेज प्रोफेशन। प्रोफेशन तो है एक बात से, लेकिन फुल फ्लेज नहीं है। फिर इसके बाद हमने पढ़ी थी अगली बात, क्या पढ़ी थी सर हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ा था? बोलो भाई लोगों, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव में हमने 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। एक पढ़ा था, ये निकम्मा बोल क्यों नहीं रहे? पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से आए थे सर? एक सर्वाइवल, जो रिलायंस जियो का एग्जाम्पल था। ग्रोथ, फिर प्रॉफिट, और प्रॉफिट से पहले तुम कह सकते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर अगला पढ़ा था हमने सोशल ऑब्जेक्टिव। निहार शांति आमला, मेरे बालों को मजबूती दे और इन बच्चों को पढ़ाई। और उसके बाद क्या पढ़ा था? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है भैया। फिर उसके बाद हम पहुंचे थे कहां पर? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में एक पिरामिड बनाया था। पिरामिड में बना के याद आ गया? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप, मिडिल और लोअर। टॉप लेवल का कोड क्या बनाया था? टॉप ऑफ पॉप। ये टॉप लेवल का कोड था। और ऐसी लोअर लेवल का कोड बनाया था आइडियाज। ये आइडियाज कोड था किसका? लोअर लेवल का। और फिर आखिरी मुद्दा क्या पड़ा था? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की हमने पहले पढ़े थे करेक्टर, फीचर। तो कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या थे सर? सर हमने सीखा था सारी कोऑर्डिनेशन गप है। क्या सीखा था? सारी कोऑर्डिनेशन गप है। ठीक है, याद आ गई बात? राइट। और फिर हमने फीचर के बाद हमने इंपॉर्टेंस सीखी थी। कोऑर्डिनेशन की 3 इंपॉर्टेंस थी। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और तीसरा क्या था? स्पेशलाइजेशन, है ना? बोलो, ये था ना? साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल यानी कि डिपार्टमेंट में भेदभाव, और स्पेशलाइजेशन के भैया तुम सीए बन के पहुंच गए। तो ये टोटल हमने ये टॉपिक किसमें पढ़ लिए थे भैया? चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पे हमने टोटल ये टॉपिक कवर किए हैं विद सीक्रेट कोड एंड सीक्रेट वर्ड। सीक्रेट वर्ड और सीयूईटी के सीक्रेट कोड्स, ये सब मैंने तुम्हें इसमें सिखाए हैं। अब उन्हीं को अप्लाई करके परीक्षा में पूरे में से पूरे नंबर लाने का वक्त आ चुका है। शुरू करें अब? यानी कि अब देखते हैं तुम कितना इन चीजों को डिटेल में समझ पाए हो और कितना तुम इन चीजों को, इन सीक्रेट्स को याद कर पाए हो। अगर उन सीक्रेट्स को तुमने याद किया होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है आज अगर मैं तुम्हें 50 क्वेश्चन करा रहा हूं पहले चैप्टर के, तो 50 में से 39 नहीं, पूरे 50 सही होने चाहिए। सीयूईटी में 50 आएंगे क्वेश्चन, कितने आएंगे? 50 में से 40 करने हैं। कितने करने होते हैं? 40। तो चुनाव तुम्हें करना है, लेकिन हम ये करेंगे कि हमें कोई चुनाव ही ना दे सीयूईटी में एग्जाम। यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं भाई कोई चुनाव ना, 50 के 50 कर। एक क्वेश्चन सही करेगा 5 नंबर मिलेंगे, वो क्वेश्चन गलत हो गए तो 1 नंबर कट जाएगा। समझ गए बात? रेशियो समझ गए ना? ठीक है, तो भाई हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा। 5 मार्क्स यही लिख देता हूं। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। Each question you give in the wrong, then you will be deducted by -1 mark. सही करोगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे, गलत कर दिया तो 1 नंबर कट जाएगा, है ना? तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारा कैरियर तुम्हारे हाथ में है। भाई लोगों, मुंडी नीचे नहीं, किताब बंद करके मुंडी सामने देखो। अब स्क्रीन पे देखो क्या दिख रहा है। दिख रहा है ना साफ साफ? पढ़ पा रहे हो ना? थोड़ा और जूम कर दूं? और जूम कर देता हूं भाई। अब पढ़ पा रहे हो? लो और जूम कर देता हूं, फुल स्क्रीन कर देता हूं। चलो भाई, उम्मीद है अब तुम पढ़ पा रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से, है ना? ठीक है, बताओ पहला। हाउ डज ए मैनेजर वांट टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव? इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एफिशिएंटली, बोथ या नन?
बिल्कुल सही, ऑनलाइन वाले बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं ना। मैनेजमेंट ऑब्टेन द रिक्वायर्ड कैपिटल ऑन टाइम 12% इंटरेस्ट वाइल प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 10। इस बंदे को तुम क्या बोलोगे, इफेक्टिव, एफिशिएंट, इफेक्टिव एफिशिएंट या नन? क्यों एफिशिएंट क्यों नहीं सर? एफिशिएंट इसलिए नहीं कि जो कीमत 12% की वो कितने में ले रहा है ना, लेकिन यानी कि 10 का माल कितने में, 10 का माल कितने में ले रहा है? 12 में। लेकिन कह रहा 12 में लूंगा पर टाइम पे निपटा दूंगा। तो टाइम पे निपटाने का मतलब क्या है? इफेक्टिव। व्हाट टाइप ऑफ पावर मैनेजमेंट इज? मैनेजमेंट बताओ, दिखता है क्या? ये पता है कौन सा क्वेश्चन पूछे तुमसे? डायनामिक, इंटेंजिबल वाला है ना, कि मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है। अच्छा तुम्हें लग रहा है, मान लो भैया आरकेजी में मैनेजमेंट सही चल रहा है ना, किसी टीचर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, टाइमिंग के कोई क्लैशिंग नहीं है, समझ में आई ना बात? ठीक है, तुम आते हो, तुम्हें ठंडा पानी मिल जाता है, एसी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हें दिख रहा है या महसूस हो रहा है? महसूस होता है कि चीजें अगर सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में चल रही हैं, इसलिए से इनविजिबल बोलते हैं मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट क्या है सर? इनविजिबल। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा चहेते हैं सीयूईटी वालों, यूनिवर्सिटी वालों को। क्वेश्चन 4 टाइप बताओ। मैनेजमेंट इज कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस। झूठ बोल लो, ये मैनेजमेंट क्या एग्जैक्ट नहीं है? तो ये तो गलत होगी बात। मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन बिहेवियर विच कैन नॉट बी डिटरमाइन विद एक्यूरेसी। ये बात सही है, क्योंकि मैनेजमेंट के एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर होते हैं? ह्यूमन बिहेवियर पे होते हैं, जो हर टाइम क्या नहीं होते? सेम नहीं होते। यही हमने साइंस वाले एक्सपेरिमेंट वाले टॉपिक में पढ़ी थी। तो आंसर क्या होगा सर? समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके के तुम्हें ऑप्शन मिलेंगे ABCD। ऐसे क्वेश्चन भी सीयूईटी में बहुत फेमस होते हैं। मैच द कॉलम, या फिर पेयर बनाओ कि करेक्ट लिखा है नहीं लिखा। प्लानिंग एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, सही है गलत है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कौन होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। ये तो गलत बात लिखी है। कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट गलत है। कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। जमते बात। ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल, सही है गलत है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में फाइनेंस मैनेजर आता, सही है गलत है? तो आंसर क्या दूंगा? B, C, A क्या दूंगा मैं? करेक्ट इज सेकंड हैंड। समझे कैसे क्वेश्चन है, कैसे आंसर देना है? अगला, ये स्मॉल केस स्टडी टाइप आ गया क्वेश्चन। छोटी केस स्टडी दे रखी है, ऐसे बड़ी केस स्टडी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बड़ी केस स्टडी दे दी और 3-4 तुमसे सवाल पूछ लिए। रामविलास NPO के फाउंडर हैं भाई, बीइंग ह्यूमन की तरह शेलमोन भाई हो गए। वो कह रहे हैं मैं अपने NGO को चला सकता हूं विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट, बिना मैनेजमेंट के भी चला दूंगा भाई। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक वो ओवरलुक कर रहे हैं? बताओ। ए, देखो इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती, ज्यादातर बच्चा कंफ्यूज में होता है। या तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल है भाई, दिखता तो नहीं है पर करना तो पड़ेगा तुझे, या परवेसिव। बोलो हाँ भाई, मैनेजमेंट हर जगह प्रेजेंट है। अगर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए भी मैनेजमेंट चाहिए तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस के लिए मैनेजमेंट चाहिए। NGO को कभी ये नहीं सोचना कि भाई हम प्रॉफिट तो कमाते नहीं, हमारा कोई धंधा तो है नहीं भाई कि लेन देन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो हमें क्या दिक्कत है मैनेजमेंट की? अरे तुम नॉन प्रॉफिट होकर भी क्या करना पड़ेगा? मैनेज तो करना पड़ेगा चीजों को। तो अच्छा क्वेश्चन सर, कौन सा सीक्वेंस बिल्कुल सही है? अच्छा POSDC होता है ना, तो प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग है नहीं तो फिर कंट्रोलिंग आ जाएगा। कौन सा सही होगा सर? 8 बताओ। मैनेजमेंट क्या होगा बाबू?
नहीं, मैनेजमेंट प्रोसेस होता है कि नहीं? फिर मैनेजमेंट क्या है सर? प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन भी प्रोसेस है ना। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच इज डन इफेक्टिवली एफिशिएंटली। याद आया? पहली डेफिनेशन यही है। मैनेजमेंट इंश्योर एम्प्लॉयमेंट, प्रॉफिट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, कंट्रोल ऑन कॉस्ट। ये क्योंकि मैनेजमेंट की डेफिनेशन में क्या है? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। और इसी को क्या बोलते हो सर? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है बाबू। क्यों? क्या मैनेजमेंट ग्रुप गोल अचीव करता है? बिल्कुल। क्या सोसाइटी को? यानी कि ये तीनों मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है या नहीं है? ये तीनों ही ये मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी थी। तो ये आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस? इनमें से किस में ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है? भाई मैनेजमेंट में तुम ट्रेनिंग लेते हो, लॉ में भी ट्रेनिंग चलती है, मेडिकल में भी चलती है, हर जगह ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। ऑल ऑफ द दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल? समझ में आई बात? कौन सा कह रहा है? जिनके एसोसिएशन नहीं होते। लॉ में होता है बार काउंसिल, मेडिकल में होता है ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, अकाउंटेंसी में जैसे ICAI अकाउंटिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, पर वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना, उससे कंपलसरी है ना? राइट। बहुत सारे मैनेजर है भाई, तो हम उसमें क्यों रजिस्टर्ड हो जाए? इसमें से कौन सी डिग्री पाकर आप मैनेजर बन जाओगे? नन ऑफ दी। धीरूभाई अंबानी तो 10वीं 5वीं ना थे, तब भी रिलायंस बना दी, मैनेजमेंट कर दिया पूरा रिलायंस का। तो किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती, किसके लिए? चीजों को चलाने के लिए। 14 मिनिमम क्वालिफिकेशन हैज नॉट बीन प्रिस्क्राइब। मैनेजर के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। डॉक्टर के लिए नीट का एग्जाम, MBBS, लॉयर के लिए LLB, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए CA, पर मैनेजर के लिए 0। अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत ही जबरदस्त मैनेजर बन सकता है। 15 बाबू 15। हाँ, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, लेकिन उसमें जुड़ने की कोई है ना कंपल्सन नहीं है। ये थोड़ा आउट ऑफ द लीग है, इसे आप बोलोगे आउट ऑफ कोर्स, लेकिन इसे फिर भी नोट्स में इसलिए डाल रखा है, पता नहीं CUET वालों को क्या गुस्सा आ जाए और वो बोल दे भैया हम तो हमारे लिए तो आर्ट साइंस सब है, तो हम तो ये मानेंगे। तो फिर बच्चा क्या करेगा? जो ऑप्शन में छोड़ेगा बच्चा। लेकिन फिर भी भैया ऑप्शन में छोड़ेगा, अच्छी बात है, चलो आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, पर फिर भी इसको यहां रट लेंगे। आर्ट के बारे में जितनी भी नॉलेज हमें बताई एक महान प्रोफेसर GR टेरी ने बताई, जो हम पढ़ते हैं ना ART, स्किल्स होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, किताबें, ये वो होता है। 17 बताओ। हुज स्पेशलिटी हैपन टू बी पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल वाली बात किसमें पढ़ी है तुमने? सट्टोच्चा क्वेश्चन था, आर्ट में पढ़ी है। आर्ट में तो होती है पर्सनल स्किल्स। ये भी आउट ऑफ द कोर्स। किसने बताया मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस या सॉफ्ट साइंस? नहीं, इसको रट लेंगे भाई। GR टेरी ने तो आर्ट बताया, फेयोल ने प्रिंसिपल बताए हैं, तो अर्नेस्ट डेल है ना, इन्होंने बताया था। 19 बोलोगे। प्रिंसिपल जो फिजिक्स केमिस्ट्री के होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, स्टेबल होते हैं। हाँ, मैनेजमेंट के बिल्कुल अनस्टेबल होते हैं। रीजन भी क्योंकि वो ह्यूमन पे डिपेंड होते हैं। किस पे? ह्यूमन पर डिपेंड है। बात में, इसलिए वो फ्लेक्सिबल और अनस्टेबल होते हैं। हमारा चाहिए क्वेश्चन, अगर देखा जाए तो वो आर्ट तो पूरा है, बट बाकी दोनों चीजें तो मैंने लाइव क्लास में भी तुम्हें कराया है। मैनेजमेंट इज एन
आर्ट साइंस प्रोफेशन या ऑल? ऑल। बताओ क्यों? आर्ट तो है ही, साइंस भी है, एक चरित्र तो है, और प्रोफेशन भी तो है, एक तो है बुक वाला। तो अगर मैनेजमेंट, अगर क्या कहते हैं इन तीनों का एक एक गुण भी मैनेजमेंट में पहुंच जाता है, एक एक गुण भी मैनेजमेंट में पहुंच जाता है, तो भी हम उसे ऑल ऑफ अबव लिखेंगे। याद रखना ये बात। तो ये भाई बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें बच्चा गलती करता है। मैनेजमेंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस एज वेल एज प्रोफेशन। अगला चाहिए था क्वेश्चन, करेक्ट चीजें पहचाने। मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज ग्रुप एक्टिविटी। ये तो सही बात कह रहा है। अगला बताना, एवरी मेंबर ऑफ द फर्म, यानी फर्म मतलब बिजनेस, ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन विद अ डिफरेंट पर्पस। ठीक है भैया, अलग अलग पर्पस के लिए ज्वाइन कर लिया होगा। वर्क टुवर्ड द पर्सनल गोल नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये गलत है। पर्सनल गोल के लिए नहीं, हम क्या सीखते हैं, ग्रुप गोल अचीव करो, पर्सनल तो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट का पहला ही कैरेक्टर क्या है, अचीव ग्रुप गोल। आंसर कौन सा सही होगा फिर? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। हाँ, बिना पढ़े ही। मैनेजमेंट इज इनएग्जैक्ट साइंस, सॉफ्ट साइंस, ऐसा वर्ड भी आ सकता है ना। लेवल ऑफ मैनेजमेंट पहचानो बाबू। सर्व एज स्ट्रॉन्ग लाइन, डिवाइडिंग लाइन, वीक लाइन या स्ट्रेट लाइन? डिवाइडिंग। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, इनको डिवाइड करता है ना ये। क्या लिखोगे? फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट वन। पढ़ लो पहले आराम से। देयर इज नो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इन केस ऑफ मैनेजमेंट। सच है गलत है? मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज विथ थ्योरी एंड प्रिंसिपल। पढ़ेंगे। हो सकता है चैप्टर नंबर 2 में अगर तुमने स्कूल में पढ़ा हो तो तुम्हें पता लगा होगा कि हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये बात भी सच है। स्टेटमेंट 1 एंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर सी हो गया सर। सीईओ भैया हमारे किस लेवल पे आते हैं? टुच्चा क्वेश्चन, क्लास के साथ साथ ही लिखवा दी तुम्हें मैंने सारी बातें। फर्स्ट लाइन किसको बिलोंग करती है? What is the area called where the नॉन मैनेजीरियल मेंबर वर्क? जहां पे मैनेजर लोग काम नहीं करते, नॉन मैनेजीरियल काम करते हैं। नॉन मैनेजीरियल ना भाई ये, अरे शॉपिंग तो मॉल वगैरह में होती है, उसे याद रखना, ये टेक्निकल टर्म है। तो इसे यहां से GKPL कर लेंगे। प्लेटफॉर्म एरिया, जो फैक्ट्री के लोग होते हैं ना, फैक्ट्री के, उनको वहां पर प्लेटफॉर्म बोला जाता है। जैसे कहीं होता है फील्ड, जो लोग बाहर जाते हैं उन्हें बोलता है फील्ड में काम करता है। ऐसी जो फैक्ट्री में काम करते हैं उन्हें प्लेटफॉर्म बोलते हैं। हाँ, लेकिन उस एरिया को क्या बोलता है? प्लेटफॉर्म एरिया। ये टेक्निकल वर्ड याद रखना। फैक्ट्री एरिया नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म एरिया। जहां मशीनें रखी होती हैं, जहां मुझे जाके मशीनें चलानी है, तो उसे हम बोल देते हैं प्लेटफॉर्म एरिया। थिंकिंग बिफोर डूइंग कहां पे चलता है? ये प्लानिंग में ही तो सोचना पड़ता है, क्या करना है, कैसे करना है, प्लान बनाना है तगड़ा। 29 नहीं मुन्ना नहीं। स्ट्रक्चर याद रखना ये बात। जब भी स्ट्रक्चर की बात आएगी तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है हायरार्की बनाना, कि पहले CEO होगा, फिर उसके नीचे मैनेजर होगा, मैनेजर के नीचे है ना डिपार्टमेंट होंगे, डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, HR मैनेजर, फिर इसके नीचे एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, ऐसे करके। तो ये जो पूरा का पूरा हम हायरार्की बनाते हैं ना, हायरार्की, इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हम सीखेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में। प्लानिंग में तो प्लान करो काम कैसे करना है, ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर बनाओ कि किस स्ट्रक्चर, कौन किसके नीचे
बॉस, उसके नीचे उसका एम्प्लॉय, उसके नीचे उसका एम्प्लॉय, स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग याद करेंगे। 30 बताएंगे। पुष्पा 30 बताओ। कौन सा फंक्शन पोस्ट को फिल करता है, यानी कि कौन सा फंक्शन लोगों को हायर करता है? स्टाफिंग फंक्शन, यानी स्टाफ को रखना चुनना, ये कौन करता है? स्टाफिंग। करेक्टिव एक्शन किस फंक्शन में फॉल करता है? करेक्टिव का मतलब चीज को सही करना, और सही करना हम कंट्रोलिंग चैप्टर में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं? बोलो, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि चीज को कंट्रोल करना और ठीक करना। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करो या ठीक करो, और ठीक करने का बोलते हैं करेक्टिव एक्शन लो। छोटी केस स्टडी टाइप। समझ गए? ये क्वेश्चन किससे आया है? इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन से। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंस है जो ऊपर का मसला हल करेगी? क्या लगता है बाबू? गलत जवाब। स्पेशलाइजेशन नहीं। अरे दो डिपार्टमेंट में झगड़ा है तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन वाली ठीक करेगी। फंक्शनल का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट के डिफरेंशिएशन को सुलझाना। ग्रोथ मतलब कंपनी बढ़ती जा रही है, ब्रांचेस बढ़ती जा रही हैं। स्पेशलाइज का मतलब सीए जैसे खतरनाक लोग आ रहे हैं, बिल्कुल हाईली प्रोफाइल। फंक्शनल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? दो फंक्शंस, फंक्शन का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट। दो डिपार्टमेंट के झगड़े को कोऑर्डिनेशन से सुलझाना है। दो डिपार्टमेंट में हमेशा झगड़ा होता है, एक सेल्स डिपार्टमेंट और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट। सेल्स वाला कहता है डिस्काउंट दो, माल बिकेगा। फाइनेंस वाला कहता है डिस्काउंट देगा तो प्रॉफिट नहीं आएगा। फंक्शनल डिफरेंस। नंबर ऑफ लेवल, कितने लेवल होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड। बोलो भाई। जब बहुत सारे लोग हो तभी तो कोऑर्डिनेशन चाहिए। 35। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन बट इज द ट्रूथ ऑफ ऑल फंक्शन। कोऑर्डिनेशन को फंक्शन तो मानते नहीं, क्योंकि फंक्शन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पर कोऑर्डिनेशन इन सब का बेस है जो इनको, इन फंक्शंस को जोड़ के रखता है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या है? एसेंस है। यानी इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन तो मोती है, कोऑर्डिनेशन पता है क्या है? धागा। समझ गए? लॉजिक समझ में आ रहा है? अब बताओ, अगर तुम्हारे पास मोती पड़े हैं बहुत सारे, उन्हें पिरोगे कैसे? माला कैसे बनाओगे? धागे में डाल के तो माला बनेगी। तो वो मोती तो फंक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? धागा। कि कोऑर्डिनेशन वो धागा जिसके अंदर पांचों फंक्शन डाल दो तो वो सच्चाई बता देगा कि भाई पांचों के पांचों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं होता, कोऑर्डिनेशन फंक्शन का भी बाप है। वो इन पांचों फंक्शन को कंट्रोल ठीक से रखता है। बात समझ में आई ना? इसलिए एसेंस बोला जाता है, फंक्शन नहीं बोला जाता। कोऑर्डिनेशन इज एसेंस नॉट द फंक्शन, क्योंकि वो पांचों का क्या है? पांचों के भैया पिताजी हैं कोऑर्डिनेशन। कौन सी बात इसमें से सच कह दी? कोऑर्डिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये लो भाई, तो अच्छी बात कर दी। कोऑर्डिनेशन हैज नो इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस पढ़ी है हमने, कल ही पढ़ी है। कोऑर्डिनेशन इक्वल टू इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। हाँ, कोऑर्डिनेशन सभी लेवल पर क्या है? जरूरी होता है। कोऑपरेशन मीन्स, ये शायद तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। नहीं, कोऑपरेशन होता है डिजायर। सर बट कोऑपरेशन तो मतलब आप ऐसे होता है कि आप जबरदस्ती कर रहे हो। नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं, अपनी इच्छा से कर रहे हो। अच्छा फिर ठीक है, डिजायर तो। कोऑर्डिनेशन होता है मोटिवेट कर कर, समझाकर, इन्फ्लुएंस कर कर। भैया यार, बाइक वाला एग्जांपल याद है ना? धक्का लगा दो यार, कुछ पैसे भी ले लेना चाहे।
है ना, मोटिवेट किया पैसे देकर या कुछ कर कर। कोऑपरेशन का मतलब होता है यार बेचारा परेशान हो रहा, मैं अपनी से तुम्हारे पास क्या आ गया, सहायता करने, है कि नहीं बात। वो क्या है सर, तो डिजायर टू वर्क जॉइंटली, मैं खुद ही इच्छा रखता हूं कि भैया मिलके काम करेंगे। 38 बताओ। कोऑर्डिनेशन इन सबके पापा हैं, इसलिए क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग, पांचों से एसोसिएट हैं। एक भी बच्चे को पापा छोड़ देंगे क्या, है ना, 5 बच्चे हैं भाई, ठीक है। तो ये थोड़ी कि भैया छोटे वाले को बीच वाले को छोड़ दोगे, नहीं भाई ऐसे नहीं होता। सबके लिए पिताजी क्या करते हैं, बराबर हिसाब किताब करते हैं, सबसे साथ मिले। 39 बाबू, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन। 40, व्हाट इज द फोकस ऑफ अटेंशन व्हेन मैनेजर इज बिजी प्लानिंग एक्टिविटी। प्लानिंग होते हुए भी किस पे ध्यान रखना है, याद रखना बात, कोऑर्डिनेशन। क्योंकि प्लानिंग करते छोड़ो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग, अरे जब मैं प्लान बना रहा हूं तो मुझे इसके बारे में क्यों सोच रहा, बात की बात है, तो मुझे कंट्रोलिंग के बारे में क्यों सोचना, पहले पूरा काम तो कंप्लीट हो जाए, और मुझे स्टाफिंग के बारे में बाद में सोचना, पहले प्लानिंग के बाद सोचो, कोऑर्डिनेट करना है हर चीज से। 41, हाँ, कोऑर्डिनेशन नीड है, क्या है सर, कोऑर्डिनेशन नीड है जो एक दूसरे को जोड़ के रखती है। 42, द वर्ड, हाँ, द वर्ड कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आर एक जैसे से नहीं लगते, बस फर्क इतना है कि कोऑर्डिनेशन में इन्फ्लुएंस करना पड़ता है और कोऑपरेशन में बंदा खुद आ जाता है। 43, कौन सी सहायता कॉम्प्लेक्सिटीज को, दिक्कतों को दिक्कत करती है बड़े स्केल पर, कोऑर्डिनेशन। समझ गए, तो मुन्ना माइकल समझ गए, नहीं समझ गए। साथ में एनसीईआरटी के भी पकड़ लो यार, चलो एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो एनसीईआरटी जोन में ये दिखेगा तुम्हें। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये फंक्शन नहीं है। मैनेजमेंट इज फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अरे प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है, ग्रोथ भी ऑब्जेक्टिव है, और ये सोशल ऑब्जेक्टिव होगा एम्प्लॉयमेंट। पॉलिसी मेकिंग कहां पढ़ा हमने, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी कौन बनाता है सर, और कोऑर्डिनेशन इज, समझ गए मुन्ना। तो इस तरह क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जब डोमेन के बीएसटी का, भाई ज्यादातर बच्चे क्या लेते हैं डोमेन में, अकाउंटिंग को बीएसटी लेते हैं ना, 3 सब्जेक्ट इनमें होते हैं ना डोमेन के, तो बच्चे ज्यादातर मैथ्स कम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा, चाहे मैथ्स हो भी तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि डोमेन में अकाउंट्स को और बीएसटी लेते हैं, क्योंकि मैथ्स से ज्यादा चांस बीएसटी में स्कोरिंग के हैं। बस उसके अलावा जो मेन है वो अलग चलेंगे। मेन में वो पढ़ाते हैं ना दूसरे वाले सर, क्या कहते हैं आपके, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, वो तो फिक्स है, इंग्लिश और वो सब फिक्स है। डोमेन में हमें 3 चुनने होते हैं। तो कॉमर्स का बच्चा अकाउंट्स, इको और बीएसटी लेता है, मैथ्स इसलिए लेता है कि मैथ्स में थोड़ा नंबर कटने की चांस ज्यादा होता है, और मैथ्स में थोड़ा सा सॉल्यूशन ज्यादा करना पड़ता है, इसमें दिमाग थोड़ा कम लगाना पड़ता है, तो हमारा जल्दी हो जाता है पेपर, ठीक है। तो मतलब पिछले जैसे जब भी पेपर हुए डोमेन के, तो 100% बच्चों ने मुझे ये बताया कि सर अकाउंट्स को बीएसटी लेते हैं, मैथ्स नहीं लेते, भले ही मेरी मैथ्स कितनी स्ट्रांग हो, है ना सर। मुद्दा ये है कि सर जल्दी पेपर होता है, आसान लगता है, अगर आपने ढंग से कीवर्ड और ये सब फोकस किए हो, थोड़ा दिमाग लगाया तो हो जाएगा सर, है ना। एक चीज और कर लेते हैं भाई, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल चुरा के लाया हूं, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, बिल्कुल ऐसे ही। ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा 10 मिनट लगेंगे और आसानी से हो जाएंगे। इसे मैं बताता हूं क्या है। आज से कुछ साल पहले जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी, तो ये आपके एग्जाम का हिस्सा था। इसे सीबीएसई बोलता था हॉट्स। हॉट्स की फुल फॉर्म होती है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन।
जिसमें कोई, ये भी एमसीक्यू होते हैं एक तरीके से, लेकिन पहले सीबीएसई इसको क्या नहीं देता था, एमसीक्यू नहीं देता था, कहता था बस ये पढ़ लो और डायरेक्ट तुम बता दो, 1 नंबर का क्वेश्चन आता था, तो बच्चों को खुद ही सर मानना पड़ता था। पहला, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एनवायरमेंट। हाँ, मैकडी याद आ गया ना, मैकडी याद आ गया तो आंसर ही बता दो। मैकडी ने इंडिया के एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को चेंज कर लिया। आई लव मैकडी पे एग बर्गर, मैकडी याद आ गया तो वो भी याद आ जाएगा। ऐसा मैकडी ने क्या किया जो उसने इंडिया के हिसाब से अपना आलू टिक्की बर्गर लॉन्च कर दिया जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं बिकता। भूल गए? गिरगिट? अरे नहीं, परवेसिव नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चे डायनामिक, सारे बच्चे सही बोल रहे हैं ऑनलाइन वाले, है कि नहीं बात? कौन सा सर? डायनामिक। अब 4 ऑप्शन नहीं दूंगा तो तुम बिल्कुल ही जीरो हो जाओगे। नहीं सर, मैकडी हमें तो कैसे याद कर लिया, एम सी डी ओ एक साथ ही याद रह गया मेरे दिमाग में, तो डी से कुछ याद नहीं है। अगला बताओ, ऑफर एम्प्लॉयमेंट, समझ जाओ कौन सा ऑब्जेक्टिव हो गया? सोशल, बिल्कुल सही बात। ओवरसीइंग द एक्टिविटी ऑफ वर्कर, वर्कर्स की एक्टिविटी कौन देखता है? सुपरवाइजर, तो कौन सा हो गया? टेकिंग की डिसीजन, टॉप लेवल। यानी कि इन क्वेश्चन से मैं तुम्हें क्या नहीं दूंगा? ऑप्शन नहीं दूंगा। मुझे बताओ ऑप्शन से तुम कर लोगे, तुम्हारा दिमाग तब बढ़िया तेज चलेगा जब तुम ये भी कर लोगे। तो दोनों तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे हम सीयूटी की क्लास में, ठीक है। अगला, परचेज लेवल कौन सा? सीईओ। भुवन के बारे में बताओ, किस लेवल पे काम कर रहा है ना? मैनेजर है। मैनेजर कहाँ होते हैं सर? मिडल। क्या तुम स्टेटमेंट से एग्री हो? लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। तो आप क्या बोलोगे? अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो टाइम, मनी, एफर्ट सब वेस्ट होंगे। इस स्टेटमेंट से मैं क्या हूं? तो बताओ, अगर तुम्हें लिखने को मिल जाए इसे प्रूफ करो तो क्या लिखोगे? अगर यही क्वेश्चन बोर्ड में आ गया तो क्या लिखोगे? हाँ बिल्कुल सही। मैनेजमेंट जरूरी है, उसके बिना टाइम, मनी, एफर्ट सब बेकार है। तो एग्जाम में पता है बच्चे गलती करते हैं, एग्जाम में बच्चा कोऑर्डिनेशन लिखाता है। नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं बाबू, क्या लिखना है? सातों बताओ। मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज परफेक्ट साइंस। पूरी दादा नहीं भाई, नहीं, परफेक्ट नहीं, इनएग्जैक्ट साइंस या सॉफ्ट साइंस, ठीक है। PURE के रीजन लिख देंगे, हाँ 4 ही लिख देंगे, गलती से 5 हो गया। मैनेजमेंट इज नाइदर प्रिसाइज नॉर कॉम्प्रिहेंसिव एज द नेचर ऑफ प्योर साइंस आर। सच है झूठ है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्योर साइंस नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट इज इनएग्जैक्ट साइंस। MCQ में आएगा तो बस इनएग्जैक्ट पे लगा देंगे। 9 बताएंगे बाबू, 9 दद्दू कहां काम कर रहे हैं? डायरेक्टर हैं, तो डायरेक्टर क्या हो गए? टॉप। चच्चा आ गए, चच्चा। चच्चा कहां काम कर रहे हैं? बोले मेरे लिप्स, आई लव अंकल चिप्स। प्रोडक्शन मैनेजर। मिस्टर चंद्रमुखी चौटाला किस लेवल पर हैं? लोअर, क्योंकि वो सीधा डायरेक्ट वर्कर से बात कर रही हैं। कौन सा लेवल हो गया? लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल बोल सकते हो। 12 बताएंगे, वाई मैनेजमेंट इज नेसेसरी वेदर देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। मैनेजमेंट क्यों नेसेसरी है? ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, अचीविंग कॉमन गोल। किसकी तरफ? कैरेक्टरिस्टिक कौन सा? कॉमन या ग्रुप गोल के लिए उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द मैनेजमेंट? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द मैनेजमेंट?
अगर ये अगली बार मिल जाए तो भैया पहली क्लास का पहला लेक्चर, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, याद रखना ये बात, इफेक्टिवनेस एंड, यही मेन फोकस है कि टाइम पे हो जाए और कम पैसे में हो जाए। 14 बताएंगे बाबू। प्रोसेस है ना, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, व्हाट इज द प्रोसेस इन द डेफिनेशन, वो प्रोसेस क्या याद है डेफिनेशन? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कैसे अचीव करते हो सर? बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, हाँ, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, है ना, ये वो प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना। कैन प्लानिंग प्रिवेंट, हालांकि आगे क्या प्लानिंग प्रॉब्लम को रोक देता है? नहीं, प्रॉब्लम को रोक नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता, उन्हें कम कर सकता है। तो लिखोगे नहीं, रोक नहीं सकता, इट कैन ओनली मिनिमाइज या रिड्यूस। ठीक है, 16 बताओ, नेम द इंटेंजिबल फोर्स, ऐसी कौन सी इंटेंजिबल फोर्स है, हाँ, जो अलग अलग रिसोर्सेज को, डेफिनेशन है किसकी? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जो सारे रिसोर्सेज को जोड़ के रखती है ना। इसी को अलग तरीके से पूछ लिया कि वाई मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, तो आप क्या बताओगे? मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स बिकॉज इट्स वर्क टू वर्क, है ना, कॉमन, इट वर्क्स टूवर्ड्स कॉमन गोल्स। वाई मैनेजमेंट नेसेसरी इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल? यानी कि कौन सा? परवेसिव वाली बात। तो परवेसिव वाला कैरेक्टर लिखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट छोटा हो बड़ा हो, मैनेजमेंट एक छोटी से चाय की दुकान वाले से लेकर अखबार वाले से लेकर अंबानी तक को क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है, तभी वो अपने अपने काम में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए मैनेजमेंट परवेसिव है, इसलिए मैनेजमेंट हर जगह, है ना, लगाया जाता है, चाहे वो कंपनी चाय वाले की हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो। 19, एक मैनेजमेंट अगर स्कूल में भी लगाना है तो हॉस्पिटल में लगाना है, कौन सा कैरेक्टर है? भूल गए? निकम्मो, परवेसिव, हर जगह परवेसिव। मिस्टर डोनाल्ड्स क्या बोल रहे हैं भाई? इंडियन मार्केट में मैकडी ने अपने मेन्यू को चेंज किया और उन्होंने बोला इंडिया में बीफ बर्गर नहीं बेच सकते भाई, इसलिए आलू बना दो भाई, आलू बहुत खाते हैं इंडिया में। तो ये क्या बन गए सर? डायनामिक। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन? बोलो। है ना, प्रॉफिट वगैरह, इसको हम क्या बोल देंगे? मेन ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो आप एफिशिएंसी, एक तरीके से मिनिमम इनपुट, यानी आप एफिशिएंसी भी लिख सकते हैं, एग्जाम में अगर आएगा तो एफिशिएंसी जरूर आएगा। यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी क्या, कौन सा रिसोर्स सर? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाई डज मैनेजमेंट हेल्प पीपल एडॉप्ट एनवायरमेंटल चेंज, क्यों मैनेजमेंट हेल्प करता है कि आप चेंजेस को एडॉप्ट कर लो? बोलो। हाँ, यानी कि टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, है ना, ग्रोथ, प्रॉफिट्स, सर्वाइवल, ये वाले। वाई शुड अ मैनेजमेंट डू, व्हाट शुड मैनेजमेंट डू इन ऑर्डर टू हार्मनी, अपने बिजनेस में हार्मनी लाने के लिए मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? तालमेल, अरे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में है ना, क्या करना चाहिए? अरे पर्सनल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को मिला के चलना चाहिए, तभी तो सब में क्या रहेगा? तालमेल और हार्मनी रहेगी। लिखो। नहीं, इसका आंसर होगा रिकंसाइल पर्सनल एंड
ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल, कि मेरे और मेरी कंपनी गोल को मिलाओ, तो मुझे भी विश्वास होना चाहिए कि मेरी कंपनी अचीव कर रही है तो मेरी भी तनख्वाह बढ़ रही है, मेरे भी फायदे हो रहे हैं। 24, ये तो आसानी से बता दोगे। यूनिक पर्सनलाइज वे, क्या होगा सर ये? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है। 25, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू बीइंग अ मैनेजर। कौन सा करेक्टर आएगा? बोलो। हाँ, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, हाँ, कि कोई भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, देयर इज नो कोई एथिक्स वाली इसमें बात नहीं लिखी, BEA से एसोसिएशन वाली बात नहीं लिखी, R से रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है कि भैया रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, कोई भी मैनेजर बन सकता है, क्योंकि मैनेजर क्या है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लेज प्रोफेशन। आखिरी चाय पानी कुछ बोल रहा है तुमसे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस मोर टी देन सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है भाई, ओ भाई 10,000 डब्बे बनाइए, प्रोडक्शन वाला 15 बनाया बैठा है, इसका मतलब आपस में किस चीज की कमी है? कोऑर्डिनेशन इज लैकिंग। तो 40, 45, 50 वो क्वेश्चन हो गए, 25, 26 ये क्वेश्चन हो गए। टोटल एमसीक्यू मिला के आज के हो गए हमारे 50 और 25 75। कितने हो गए भाई? अब मुझे लगता है 75 एमसीक्यू में से बिल्कुल यही रिपीट होंगे, चाहे तुम्हारा बोर्ड एक ही चैप्टर किया है अभी। 75 एमसीक्यू पूरे 12 चैप्टर के नहीं किए हैं, 75 एमसीक्यू एक ही चैप्टर के किए हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ध्यान से पढ़ने का है, ठीक है। चाहे मैच द कॉलम आ जाए, ट्रू फॉल्स आ जाए, कैसा भी कोई एमसीक्यू आ जाए, आप उसको ढंग से पढ़ेंगे, है ना, तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी ओवर कॉन्फिडेंस के। ध्यान से पढ़ेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, अरे आता कर लूंगा, नहीं, ध्यान से पढ़ना चीज को, है ना। पूछ कर रहा है, कई बार हम लैंग्वेज में भी क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। बोलो समझ गए सर? मजा आया सर एमसीक्यू करके? तो भाई पूरी तैयारी है CU ईट की और SRCC की पूरी तैयारी।